हेलो एवरीवन। साइंस की पीवाईक्यू सीरीज में अभी तक अपन कर चुके थे 2013 से 2019 तक के क्वेश्चन। आज करेंगे अपन 2020 का पेपर, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन साइंस से आए थे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, मानव प्रजनन तकनीक में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राक केंद्रिक स्थानांतरण यानी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। स्टेटमेंट है भाई, इन विट्रो अंडे के निषेचन के लिए दाता शुक्राणु का उपयोग किया जाता है, या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं को आनुवांशिक स्थानांतरण किया जाता है, या स्टेम कोशिकाओं का प्रकार्यात्मक भ्रूणों में विकास किया जाता है, या संतान में सूत्रकणिका यानी माइट्रोकॉन्ड्रिया वाले रोगों का निरोध करने के लिए। कई बार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो ये आता है भाई संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों का निरोध करने के लिए। पढ़ते हैं इसके बारे में। माइट्रोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी एमआरटी माइट्रोकॉन्ड्रियल डोनेशन एक चिकित्सा तकनीक है जिसमें एक महिला के दोषपूर्ण माइट्रोकॉन्ड्रिया को एक डोनर के स्वस्थ माइट्रोकॉन्ड्रिया से बदल दिया जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक आईवीएफ के जरिए अंडे को फिर से पार्टनर के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किया जाता है। इस प्रकार भ्रूण ऐसे किसी भी दोष से मुक्त रहता है। इस तरह उत्पन्न बच्चे को 3 पेरेंट बेबी भी कहा जाता है। इस प्रकार ये चिकित्सा तकनीक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माइट्रोकॉन्ड्रिया रोग संचरण को रोकती है। एमआरटी से उत्पन्न बच्चा माता पिता से 99% से अधिक आनुवंशिक रूप से मेल खाता है। एमआरटी द्वारा निषेचन से पहले या बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापन माइट्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोगों का यानी माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। ये भाई पेशेंट कपल की है और ये डोनर है। डोनर ने अपनी जो सेल है वो दे दी। इसका माइट्रोकॉन्ड्रिया बिल्कुल नॉर्मल है। इन दोनों सेल्स में देखो भाई, सेल इसकी यूज़ करी गई क्योंकि इसका माइट्रोकॉन्ड्रिया है। माइट्रोकॉन्ड्रिया को डिस्कार्ड मतलब अलग करना मुश्किल था, तो ये जाइगोट आ गया। दोनों मतलब न्यूक्लियस मेल एंड फीमेल दोनों न्यूक्लियस आपस में अटैच हो गए और इसको इस कोशिका में ट्रांसफ़र करके आगे इसको फर्दर प्रोसेस के लिए भेज दिया गया। प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर में संतानों में माइट्रोकॉन्ड्रियल बीमारी को रोकने की क्षमता होती है, क्योंकि माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए मात्र रूप से प्रसारित होता है। किसी संतान में सूत्रकणिका रोग माइट्रोकॉन्ड्रियल डिजीज आनुवांशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है। 3 एमआरटी तकनीकें काम आती हैं, मात्र स्पंडल ट्रांसफर एमएसटी, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर पीएनटी, और नवीनतम तकनीक पोलर बॉडी ट्रांसफर पीबीटी। यूपीएससी ने 2021 में भी इसमें एमआरटी से क्वेश्चन पूछा था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है। औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत को कम करना, या फिर सार्थक लघु कहानियों या गीतों की रचना करना, रोगों का निदान करना, टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन करना, और विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण करना। तो भाई इनमें से 3 स्टेटमेंट सही है, 1, 3 एंड 4। मशीनें जब समय और परिस्थिति इत्यादि के विश्लेषण के बाद कोई निर्णय लेती हैं तो मशीन की इस अवस्था को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। क्लियर। इसका उपयोग इकाइयों में विद्युत की खपत को कम करने के लिए, रोगों का निदान करने के लिए किया जाता है। देखो भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूजेस हर चीज़ में हो रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स, फ्रॉड डिटेक्शन, नॉलेज क्रिएशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सप्लाई चेन, कस्टमर एक्सपीरियंस, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, रियल टाइम ऑपरेशन मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, रिस्क मैनेजमेंट एंड एनालिसिस, कस्टमर इंसाइट एंड प्राइसिंग एंड प्रमोशन, सब चीज़ों में हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश संचार वीएलसी तकनीकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। वीएलसी 375 से 780 नैनोमीटर वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रमी तरंग दैर्ध्यों का उपयोग करती है। वीएलसी को दीर्घ प्रकाशी बेतार संचार के रूप में जाना जाता है। वीएलसी ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेजी से प्रेषित करती है। वीएलसी में विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण नहीं होता है। तो भाई इसमें 3 स्टेटमेंट सही है, 1, 3 एंड 4। सेकंड गलत है, क्योंकि 2011 में एडिनबर्ग
यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेराल्ड हॉस ने लाइफाई का आविष्कार किया। लाइफाई वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम कार्य करने वाली विजिबल लाइट कम्युनिकेशन प्रणाली है जिसकी गति अत्यंत उच्च होती है। लाइफाई सामान्य घरेलू एलईडी बल्ब के प्रकाश तरंगों का उपयोग करके 224 जीबीपीएस तक की गति प्राप्त कर सकता है। हॉस ने एक ऐसे लाइट बल्ब की परिकल्पना की जो राउटर का काम कर सके। लाइफाई की गति वाईफाई से बहुत तेज होती है, अधिक होती है, और एलईडी बल्ब में एक माइक्रोचिप लगी होगी जो डाटा को होल्ड करेगी। हम डाटा भेजने के लिए प्रकाश के घनत्व में बदलाव कर सकते हैं। दृश्य प्रकाश विजिबल का स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक भाग होता है। वीएलसी 375 से 780 नैनोमीटर वाली विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रमी तरंग दैर्ध्यों का उपयोग करती है। वीएलसी में विद्युत चुंबकीय व्यतिकरण नहीं होता है जो अभी तक उपयोग में नहीं लाया जाता है। लाइफाई तकनीक में इसी का उपयोग किया गया है। इस तकनीक में यूनिक सिंगल प्रोसेसिंग तकनीक का प्रयोग करके स्पेशियल मॉड्यूलेशन की सहायता से उच्च गति पर बड़ी मात्रा में एक साथ डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके लाभ क्या क्या हैं? ट्रैफिक सिग्नल में उपयोग किया जा सकता है जो वाहन की लाइट का उपयोग करके संचार स्थापित करने में सक्षम होगा। इससे दुर्घटना की संख्या काफ़ी कम हो सकेगी। डाटा ट्रांसफ़र में स्ट्रीट लाइट द्वारा बड़ी मात्रा में डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। पेट्रोलियम या केमिकल प्लांट में लाइफाई का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर अन्य संचार साधनों का उपयोग खतरनाक हो सकता है। लाइफाई की क्षमता लगभग असीमित मानी जा रही है। पूरी रेडियो आवर्ती स्पेक्ट्रम से दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम 10,000 गुना अधिक बड़ा होता है। लाइफाई में अनुसंधानकर्ताओं ने 224 जीबीपीएस तक की स्पीड प्राप्त की है जो वर्तमान में फास्ट ब्रॉडबैंड से बहुत अधिक है। लाइफाई की तुलना में इसकी लागत 10 गुना कम होती है। इसके दो से डिसएडवांटेज क्या है भाई? कम दूरी में ही प्रभावी होती है, ज़्यादा दूरी में प्रभावी नहीं होती, कम विश्वसनीय है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत अधिक है इसकी। नेक्स्ट है ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है परंतु इसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता। ब्लॉकचेन की संरचना और अभिकल्प ऐसा है कि इसको समूचा डेटा केवल क्रिप्टो करेंसी के विषय में है। ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। तो भाई इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड सही है, बाकी गलत है। ब्लॉकचेन डिजिटल रूप से प्रमाणित लेन देन का ऑनलाइन पंजीकरण होता है जो ब्लॉक रूप में एनकोड किया हुआ है। इनमें से प्रत्येक एक कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा होता है। ब्लॉकचेन एक विकेंद्रित, वितरित और अक्सर सार्वजनिक डिजिटल लेजर होता है जिसमें कई कंप्यूटरों में लेन देन रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रिकॉर्ड होते हैं। ब्लॉकचेन में एक बार लेन देन दर्ज हो जाने के बाद इसे मिटाया या संशोधित नहीं किया जा सकता, अतः फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ब्लॉकचेन तकनीकी का संचालन ये प्रौद्योगिकी लेन देन को एक साथ गुमनाम और सुरक्षित सहकर्मी से सहकर्मी तुरंत और इंटरनेट कंप्यूटरों को सूचनाओं के आदान प्रदान की अनुमति देता है। ब्लॉकचेन कंप्यूटर को जानकारी रिकॉर्ड करने की अनुमति देता है, गतिरोध रहित होने की अनुमति देती है। ब्लॉकचेन डाटा ब्लॉकों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसके प्रत्येक ब्लॉक में लेन देन का एक समूह समाविष्ट होता है। ये ब्लॉक एक दूसरे से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़े होते हैं। इन्हें कूट लेखन या फिर कूट लेखन के माध्यम से सुरक्षित रखा जाता है। यार कूट लेखन की जो अभिलेखन था ना वो ट्रांसलेशन था, ट्रांसक्रिप्शन, तो ये इंस्क्रिप्शन ही है। यह तकनीक सुरक्षित है तथा इसे हैक करना मुश्किल है, इसलिए साइबर अपराध और हैकिंग को रोकने के लिए इस तकनीक को सुरक्षित मानी जा रही है। इसके अंतर्गत नेटवर्क से जुड़ी कंप्यूटर की श्रृंखलाओं, जिसे नोड्स कहा जाता है, के द्वारा सत्यापित होने के बाद प्रत्येक लेन देन के विवरण को बही खाते में रिकॉर्ड किया जाता है। ब्लॉकचेन के आधार पर वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। इंटरनेट कंप्यूटरों को सूचनाओं के आदान प्रदान की अनुमति देता है। ब्लॉकचेन कंप्यूटर को जानकारी रिकॉर्ड करने की अनुमति देता है। ब्लॉकचेन तकनीकी के उपयोग वही क्रिप्टो करेंसी के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में ब्लॉकचेन तकनीकी का उपयोग किया जा सकता है।
सूचना प्रौद्योगिकी और डेटा प्रबंधन, सरकारी योजनाओं का लेखा जोखा, सब्सिडी वितरण, भू रिकॉर्ड विनियमन और डिजिटल पहचान और प्रमाणीकरण, और क्लाउड स्टोरेज, ई गवर्नेंस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, शैक्षणिक जानकारी, ई वोटिंग, कानूनी कागजात रखने, और बैंकिंग और बीमा में। अतः सेकंड स्टेटमेंट गलत है। एग्जाम्पल है इसका सॉल बाउंड टोकन, तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021-2022 के 61 विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र मिला जो ब्लॉकचेन संचालित तकनीक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन नैनोट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट, भाई इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है। कार्बन नैनोट्यूब जैव निम्नीकरण होती है। तो भाई कौन से स्टेटमेंट सही हैं? इसमें 1, 3 और 4 सही हैं। देखो, कार्बन नैनोट्यूब जो हैं कार्बन से बने एकल दीवार कार्बन नैनोट्यूब होते हैं जिनका विकास आमतौर पर नैनोमीटर में मापा जाता है। ये बेलनाकार अणु होते हैं जिनमें सिंगल लेयर कार्बन परमाणु ग्राफीन की सीट होती है। वे बहुत हल्के होते हैं एवं स्टील से बहुत अधिक मजबूत होते हैं। अनुप्रयोग इसके क्या क्या हैं भाई? पारंपरिक सामग्रियों की तुलना में उच्च शक्ति, स्थायित्व, विद्युत चालकता, तापीय चालकता, हल्के गुणों की आवश्यकता वाले विद्युत किसी भी अनुप्रयोग के लिए कार्बन नैनोट्यूब उपयोगी हैं। कार्बन नैनोट्यूब का उपयोग मानव शरीर में दवाओं और एंटीजन के वाहक के रूप में किया जा सकता है। CNT दवा, बायोमोलिक्यूल्स, कोशिकाओं या अंगों को जीन वितरण, उत्तक पुनर्जनन, बायोसेंसर डायग्नोस्टिक्स और विश्लेषण में काम आ सकते हैं। कार्बन नैनोट्यूब जैव निम्नीकरण है और एक कृत्रिम रक्त वाहिका के रूप में कार्बन नैनोट्यूब का उपयोग रक्त के थक्के बना सकता है। इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं में के रूप में नहीं बनाया जा सकता है। अतः सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है खेत में फसल पर पिड़कनाशी छिड़कना। सेकंड है भाई सक्रिय ज्वालामुखी के मुखों का निरीक्षण करना। DNA के विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई व्हेलों के श्वास के नमूने एकत्रित करना। तकनीक के वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से किसी ड्रोन के प्रयोग में सफलतापूर्वक किया जाता है। तो भाई ड्रोन्स का काफ़ी क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है, सारे के सारे सही हैं। देख लो, एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन्स वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग में, एंटरटेनमेंट में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, लॉ इन्फोर्समेंट में, एरियल फोटोग्राफ में, वेदर फोरकास्ट में, सर्च एंड रेस्क्यू में, प्रिसिशन एग्रीकल्चर में और जियोग्राफिकल मैपिंग में, शिपिंग एंड डिलीवरी के अंदर किया जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे जिनमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रहेगी। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है? तो ये भाई वॉयेजर 2 को या लीसा पाथफाइंडर को या न्यू हॉराइजन्स को या इन्वॉल्व्ड लीसा को। तो भाई ये करता है इन्वॉल्व्ड लीसा को। लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना गुरुत्वाकर्षण तरंग का पता लगाने और सटीक रूप से मापने के लिए एक अंतरिक्ष प्रोजेक्ट है। लीसा पहला समर्पित अंतरिक्ष आधारित गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर होगा। इसका उद्देश्य लेजर इंफ्रोमेट्री का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण तरंगों का सीधा मापना है। लीसा अवधारणा में 3 अंतरिक्ष यान का एक तारामंडल है जो एक समबाहु त्रिभुज में व्यवस्थित है जिसकी भुजाएं 2.5 मिलियन किलोमीटर लंबी हैं, जो पृथ्वी की तरह सूर्य केंद्रित कक्षा में उड़ रहा है। गुजरने वाली गुरुत्वाकर्षण लहर का पता लगाने के लिए उपग्रहों के बीच की दूरी सटीक रूप से निगरानी रखी जाती है। यूपीएससी ने यह क्वेश्चन 2017 में पूछा था। न्यू होराइजन्स एक इंटरप्लेनेटरी स्पेस प्रोब है जो नासा के न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। इसे 19 जनवरी 2006 को लॉन्च किया गया था। मिशन का लक्ष्य प्लूटोनियम सिस्टम के गठन, कुइपर बेल्ट और शुरुआती सौरमंडल के परिवर्तन को समझना है। अंतरिक्ष यान ने प्लूटो और उसके चंद्रमा चारोन के वायुमंडल
सतहों, अंदरूनी और वातावरण पर डेटा एकत्रित किया। यह कुइपर बेल्ट में अन्य वस्तुओं का भी अध्ययन करेगा। कुइपर बेल्ट एजवर्थ कुइपर बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है। सौर मंडल का एक क्षेत्र है जो 8 प्रमुख ग्रहों से परे मौजूद है और कुइपर बेल्ट नेपच्यून कक्षा के ठीक बाहरी बर्फीले पिंडों का एक छल्ला है। प्लूटो सबसे प्रसिद्ध कुइपर बेल्ट पिंड है। वाइजर 2 नासा द्वारा 20 अगस्त 1977 को सूर्य के हेलियोस्फीयर के परे भारी ग्रहों और इंटरस्टेलर अंतरिक्ष का अध्ययन करने के लिए शुरू एक अंतरिक्ष लॉन्च है। लीजा पाथफाइंडर, ये मिशन का नाम लीजा का अर्थ लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना है, जो गुरुत्वाकर्षण तरंगों के लिए अंतरिक्ष में वेधशाला के लिए पहले की अवधारणा थी। लीजा पाथफाइंडर ने भविष्य के अंतरिक्ष मिशन के लिए आवश्यक तकनीकों का परीक्षण किया है और इसका उद्देश्य गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाकर ब्रह्मांड के बारे में हमारे ज्ञान में सुधार करना है। 1915 में आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत द्वारा भविष्यवाणी की घटना हुई। इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भावी माता पिता के अंड व शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। या फिर एक थर्ड स्टेटमेंट है कि मानव प्रेरित बहुस्टेम यानी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जो होती हैं को एक सूअर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। देखो, ह्यूमन जर्मलाइन एडिटिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के जीनोम को इस तरह संपादित किया जा सकता है कि परिवर्तन वंशानुगत हो। यह रोगाणु कोशिका या प्रजनन कोशिकाओं जैसे अंड शुक्राणु भीतर आनुवंशिक परिवर्तन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। मानव जर्मलाइन इंजीनियरिंग एक प्रकार का आनुवंशिक संशोधन है जो आणविक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करके सीधे जीनोम में हेरफेर करता है। अतः फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। जबकि जीन थेरेपी लक्षित कोशिकाओं के जीनोम को बदल देती है। ये कोशिकाएं जर्मलाइन के भीतर नहीं होती, इसलिए परिवर्तन वंशानुगत नहीं होते हैं। सोमेटिक और जर्मलाइन जीनोम संपादन के बीच अंतर को नोट करना महत्वपूर्ण है। सोमेटिक जीनोम संपादन से तात्पर्य उन कोशिकाओं के परिवर्तन से है जो युग्मक निर्माण में योगदान नहीं दे सकते हैं और इस प्रकार व्यक्ति से संतानों को पारित नहीं किया जा सकता है। इसके विपरीत जर्मलाइन जीनोम एडिटिंग उस जीनोम एडिटिंग को संदर्भित करता है जो एक जर्म सेल या भ्रूण में होता है और इसके परिणाम स्वरूप ऐसे परिवर्तन होते हैं जो सैद्धांतिक रूप से भ्रूण की सभी कोशिकाओं में मौजूद होते हैं और जो संभावित रूप से अगली पीढ़ी में स्थानांतरण हो सकते हैं संशोधित व्यक्ति से संतान तक। यह किसी भी बिंदु पर युग्मक उत्पाद कोशिकाओं का संशोधन इसकी अनुमति दे सकता है। स्टेम सेल एक ऐसी कोशिका है जिसमें शरीर में विशेष प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की अद्वितीय क्षमता होती है। वे विशेष प्रकार की कोशिकाओं को जन्म दे सकते हैं। विभिन्न विशिष्ट कोशिकाओं में विकसित होने की उनकी क्षमता के आधार पर स्टेम सेल्स निम्न प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है भाई टोटिपोटेंट। ये स्टेम सेल मानव शरीर में सभी प्रकार की कोशिकाओं में परिवर्तित हो सकते हैं। प्लूरिपोटेंट सेल गर्भ में भ्रूण को सहारा देने और विकसित करने के लिए आवश्यक कोशिका को छोड़कर शरीर में वस्तुतः कोई भी कोशिका बन सकती है। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल ये केवल कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं को जन्म दे सकते हैं। यूनिपोटेंट सेल ये क्या होती है भाई? वयस्कों में उत्तकों में पाए जाने वाले यूनिपोटेंट स्टेम सेल में सभी स्टेम सेल की सबसे कम अंतर क्षमता होती है। प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल IPS से वयस्क कोशिकाएं हैं जिन्हें आनुवांशिक रूप से एक भ्रूण स्टेम सेल जैसी अवस्था में पुनः क्रमादेशित किया गया है जो भ्रूण स्टेम सेल की परिभाषित गुणों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण जीन व कारकों को व्यक्त किया जा सकता है। प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल IPSC त्वचा या रक्त कोशिकाओं से प्राप्त होते हैं जिन्हें एक भ्रूण जैसी प्लूरिपोटेंट अवस्था में वापस रिप्रोग्राम किया गया है जो चिकित्सकीय उद्देश्यों के लिए आवश्यक किसी भी प्रकार की मानव कोशिका के असीमित स्रोत के विकास को सक्षम बनाता है। इन कोशिकाओं को एक सुकर भ्रूण में अंतर्क्षेपित किया जा सकता है। अतः थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का
क्या महत्व है? ये न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन का उपयोग का महत्व क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट है ये वैक्सीन न्यूमोनिया और साथ में तनिका शोथ और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है। ये प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है, उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषधि प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। इन वैक्सीन की कोई गौण प्रभाव साइड इफेक्ट नहीं है और न ही ये वैक्सीन कोई प्रत्युजरता संबंधी अभिक्रियाएं एलर्जिक रिएक्शंस दे करती हैं। तो भाई इसमें ओनली फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है। न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन एक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया के कारण होने वाली प्रकार की बीमारी के खिलाफ प्रभावी है जो रक्त, फेफड़े और मस्तिष्क में संक्रमण पैदा कर सकता है। न्यूमोकोकल रोग आमतौर पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को संक्रमित करता है। स्वास्थ्य के मुद्दों में मेनिंजाइटिस, रक्त और कान का संक्रमण शामिल है। टीका वयस्कों और बच्चों में संक्रमण को रोकता है। यह उन वयस्कों को प्रभावित करता है जो 65 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। न्यूमोकोकल संयुग्मी टीके PCV 10 वैलेंट PCV 10 और 13 वैलेंट PCV 13 वर्तमान में उपलब्ध हैं। इनके द्वारा उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। इस वैक्सीन की कोई गौण प्रभाव या साइड इफेक्ट है? कोई न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के कारण निम्न प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। हल्का बुखार हो सकता है, चिड़चिड़ापन, थकान, अपर्याप्त भूख, उल्टी, नींद की समस्या, ये हो सकती हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना, खाद्य सुरक्षा आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा आधारभूत संरचना या दूर संचार और परिवहन आधारभूत संरचना। तो ये है भाई डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना के फॉर्म में। PKI या पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर उपयोगकर्ताओं और उनके उपकरणों को डिजिटल रूप से प्रमाणित करने के लिए एक पूरी नई तकनीक है। PKI या पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी इकाई को प्रदान किए गए डिजिटल पासपोर्ट के रूप में कार्य करता है जो डिजिटल रूप से सुरक्षित बातचीत में भाग लेना चाहता है। PKI आमतौर पर एक तरह की क्रिप्टोग्राफिक कुंजियों का उपयोग करके सुरक्षित हस्तक्षेप पर काम करता है, एक सार्वजनिक कुंजी और एक निजी कुंजी। सार्वजनिक कुंजी साइट में शामिल किसी भी ग्राहक या व्यक्ति के लिए सुलभ है। निजी कुंजी किसी व्यक्ति को प्रदान की जाती है जिसकी गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए एन्क्रिप्शन और प्रमाणीकरण का यह संयोजन PKI सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र में ऑनलाइन संचार को संभव बनाता है। ये पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से भाई देख लेना। डिजिटल हस्ताक्षर उच्चतम रूप से सुरक्षा और सार्वभौमिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए एक पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है? फर्स्ट है भाई पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती हैं जबकि प्राणी कोशिकाओं में वह नहीं होती। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली होती है जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती हैं और प्राणी कोशिकाओं में ये होती हैं। परिपक्व पादप कोशिका में एक वृहत रसधानी होती है जबकि प्राणी कोशिका में अनेक छोटी छोटी रसधानियाँ होती हैं। तो इसमें 1 और 3rd स्टेटमेंट सही है, बाकी गलत है। पढ़ते हैं इसके बारे में। पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं को यांत्रिक सहारा देती है। पशु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादप कोशिकाओं में सेलुलोज कोशिका भित्तियां होती हैं जबकि प्राणी कोशिका में वे नहीं होती हैं। कोशिका भित्ति सभी पादप कोशिकाओं की सतह पर पाई जाने वाली एक कठोर झिल्ली होती है जिसकी प्राथमिक भूमिका कोशिका की रक्षा करना है। देख लो भाई। अतः फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है बट सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है। पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है जो कोशिका के आयतन के 90% तक का हिस्सा हो सकती हैं। जंतु कोशिकाओं में कई छोटी छोटी रिक्तिकाएं हो सकती हैं जो पादप कोशिकाओं से बहुत छोटी होती हैं। ये 3rd स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कारण या कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं भाई?
स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ, तंबाकू का धुआं या लकड़ी का जलना या रोगन करने के लिए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग या पॉलीयूरेथेन से निर्मित उत्पादों का उपयोग। इसमें स्टेटमेंट 1, 2 और 3 सही है। बेंजीन एक रंगहीन हल्का पीला रसायन है जो कमरे के तापमान पर सरल होता है। इसमें मीठी गंध होती है और यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है। बेंजीन प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानवीय गतिविधियों दोनों से बनता है। बेंजीन जल्दी से हवा में वाष्पित हो सकता है और लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है। अगर इसे मिट्टी में छोड़ दिया जाए तो ये जल्दी टूट सकता है और भूजल को दूषित कर सकता है। मुख्य स्रोत इसके गोंद, सिगरेट, सफाई उत्पाद, पेंट स्ट्रिपर्स, कुछ कला आपूर्तियां जैसे स्याही, पेंट, तेल और गैस निष्कर्षण, रबर, तेल, रसायन, जूते और पेट्रोल। यह पर्यावरण में स्वाभाविक रूप से हो सकता है, फटते ज्वालामुखी, जंगल की आग के धुएं से और कुछ पौधे, जानवर। बेंजीन पेट्रोल और तेल में पाया जाता है। इसे बसों, कारों, मोटर बाइकों, ट्रेनों, हवाई जहाज़ों और वातावरण में छोड़ा जा सकता है। यह निकास धुएं में और मशीनरी, मोटर और पेट्रोल टैंकों से ईंधन के वाष्पीकरण द्वारा उत्सर्जित किया जा सकता है। बेंजीन का उपयोग ग्रीस और तेल के विलायक के रूप में भी किया जा सकता है। बेंजीन प्रदूषण के कारण खतरे, अस्थि मज्जा पर प्रभाव हो सकता है, लाल रक्त कोशिकाओं में कमी का कारण बन सकता है जिससे एनीमिया हो सकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर जेल पंपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सौर ऊर्जा का प्रयोग पृष्ठीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और सबमर्सिबल पंपों के लिए नहीं। सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्री पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्टन वालों के लिए नहीं। तो ये ना तो फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है। क्यों? सौर ऊर्जा संचालित पंप और फोटोवोल्टिक प्रणाली का उपयोग कर उत्पन्न बिजली पर चलते हैं। फोटोवोल्टिक सेल और सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करती हैं जिसका उपयोग मोटर पंप सेट को चलाने के लिए किया जाता है। सौर जल पंप के प्रकार, सबमर्सिबल पंप। इस प्रकार के पंप मुख्य रूप से उन जगहों पर उपयोग किए जाते हैं जहां अधिक गहराई पर पानी उपलब्ध होता है और जहां खुले कुएं मौजूद नहीं होते। पंपिंग के लिए उच्चतम निर्धारित की गई गहराइयां 50 मीटर हैं। भूतल पंप, इन पंपों का उपयोग तालाबों, उथले कुओं, भंडारण टैंकों, अन्यथा धाराओं में किया जाता है। अगर कुएं में पानी की आपूर्ति की गहराई सतह से 20 फीट या 20 फीट से कम है। और सौर ऊर्जा का उपयोग पृष्ठीय पंप, निमज्जन यानी सबमर्सिबल पंप दोनों को चलाने के लिए किया जा सकता है। साथ ही यह अपकेंद्रीय पंप और पिस्टन वाले पंप को भी चला सकता है। तो ये हो गए 2020 का क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट पेपर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये बुक चाहिए तो धर्मेंद्र जी जाखड़ सर से की साइट से डायरेक्ट मंगवा सकते हो। दैट्स ऑल। थैंक यू, बाय।